तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब में। मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए, हिंदी व्याकरण की ये छठी क्लास है जिसमें मैं क्रिया करवाने वाला हूं। इससे पहली क्लासें जो हुई हैं उसमें मैंने संज्ञा कराया है, सर्वनाम कराया और विशेषण कराया है। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि आज की क्लास में क्रिया की लेने वाला हूं और क्रिया में मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज और थोड़ी सी जो ट्रिक होती है वो भी मैं समझाने वाला हूं। ट्रिक कितने परसेंट? तकरीबन 70% जो वाक्य हैं आपके ट्रिक से हो जाएंगे, लेकिन 30% वाक्य ज़्यादातर जिस टाइप से आजकल एग्जाम बन रहे हैं, थोड़े से टफ बन रहे हैं, तो वो आपके वहाँ पूछे जाते हैं, तो आपको वे क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। जब हम क्रिया की बात करेंगे तो क्रिया में यहाँ परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले क्रिया होती क्या चीज़ है? देखिए, क्रिया में वाक्य के जिस शब्द या पद में, वाक्य है, कोई वाक्य लिखा हुआ है, उसमें शब्द और पद है, उसमें यदि कार्य के करने या होने का बोध होता हो। देखिए, क्रिया क्या होती है, मैं आपको इसे तो छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको। किसी भी काम को करना क्रिया कहलाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए आप। जैसे मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ना, करना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब चीज़ें जो होती हैं क्रियाएं होती हैं, और इन्हीं से हमारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। दरअसल एक वाक्य दिया होता है और उसमें पूछा जाता है इसके अंदर सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वाक्य लिख देता हूँ और उस वाक्य से हम बेटर समझ सकते हैं कि क्रिया होती क्या है। देखिए, यहाँ पर है माली पौधे को पानी दे रहा है। तो मैंने बताया किसी भी काम को करना, देना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर जो ये मैंने वाक्य कलरफुल किया है, ये पूरा का पूरा पद क्या है? क्रियापद है, शब्द नहीं है। शब्द भी अभी आपको बताने वाला हूँ शब्द क्या है। देखिए, यदि आपसे केवल क्रिया पूछता है, इस वाक्य में क्रिया बताइए कौन से शब्द में है। अभी हमने पद और शब्द के बारे में पढ़ा है ना। तो यदि आपसे शब्द पूछता है तो दे जो है ये क्रिया शब्द है, और यदि रहा है की बात करेंगे तो इसको भी हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्या है? सहायक क्रिया। आपने 10वीं 12वीं में इंग्लिश में पढ़े होंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जिसमें इज आर एम और वाज वर्ब जो हुआ करती थी वो हेल्पिंग वर्ब में यूज हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी बस वही कॉन्सेप्ट है, ये कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ साथ आपको 3 चीज़ें और करनी हैं जो जिससे आप बेटर तरीके से क्रिया को समझ पाओगे। नंबर 1, यहाँ पर आपने करना है कर्ता। आपको वाक्य में ये पता होना चाहिए कि कर्ता क्या होता है, क्योंकि इसमें आगे जब हम अकर्मक और सकर्मक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कर्ता का फैक्ट पता लगने वाला है। और दूसरा, आपको कर्म का पता चाहिए कि जो वाक्य होता है उसके अंदर कर्म क्या चीज़ होती है, यानी कर्म कारक क्या होता है। यदि आपने कारक नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पर वीडियो पढ़ी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप कारक की वीडियो को देखकर उस कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर कर सकते हो। किसी काम को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। वाक्य में जिसके साथ ये को शब्द लगा होगा वो कर्म होगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि को शब्द नहीं लगा होता, ये साइलेंट होता है, तब भी हमें कर्म का पता होना चाहिए। आगे जैसे वीडियो बढ़ेगी तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, लेकिन डिटेल से समझने के लिए आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तीसरा जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर धातु के बारे में पता होना चाहिए। ये धातु, दरअसल मैं मेटल के बारे में बात नहीं कर रहा, जो साइंस में होते हैं ना मेटल, धातु, उसके बारे में नहीं। दरअसल यहाँ पर क्या चीज़ है, जो हिंदी है, हिंदी में जो क्रिया होती है, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। और धातु कौन से हैं? यहाँ पर पढ़, जा, खा, खेल, ये सब धातु हैं। धातु के बारे में मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका इतना बड़ा फैक्ट नहीं है, लेकिन धातु से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं लास्ट में समझा दूंगा। वैसे पूरी वीडियो करने के बाद ये धातु का आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो भी आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, क्रिया का मूल रूप मैंने धातु बताया है आपको। यदि धातु में हम ना जोड़ देते हैं, यानी कि ना जोड़ देते हैं, ये एक प्रत्यय है। प्रत्यय मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था। प्रत्यय अभी हमारी क्लास में नहीं हुए हैं, यदि आपके पहले हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रत्यय क्या होते हैं? किसी शब्द के बाद में जोड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। यहाँ पर धातु के साथ यदि हम ना जोड़ देंगे या आ जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी? सामान्य क्रिया के रूप में बन जाती है। कैसे बनती है? यहाँ मैंने एक टैली बनाई है, देखिए, इससे आप बेटर समझ पाओगे। ये धातु हैं, ये प्रत्यय हैं और ये क्रिया शब्द हैं जो बनकर आए हैं ना या आ लगाने पर। पढ़ मूल धातु है, लिख, चल, इनमें हमने ना और आ लगाया तो इस तरह से हमें सामान्य क्रिया के रूप में ये शब्द मिले हैं।
तो हम ये कह सकते हैं यदि किसी भी धातु में हम ना या आ का प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्रिया शब्द बन जाता है, मूल क्रिया शब्द बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्रिया के भेदों की। क्रिया के देखिए भेद जो हैं दो आधार पर पढ़ने हैं हमने, एक तो है रचना के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, प्रयोग के आधार से कम क्वेश्चन बनते हैं। रचना के आधार पर दो होते हैं, एक तो अकर्मक और दूसरा सकर्मक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से बनते हैं, इस पार्ट से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन एग्जाम जिस टाइप से बनते हैं तो आपको ये चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी, इसका भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। प्रयोग के आधार पर ये 7 होते हैं जो इस प्रकार हैं: सामान्य, संयुक्त, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, अनुकरणात्मक और सहायक क्रिया। जो मैंने अभी बताई ना आपको सहायक क्रिया, तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, आपका कॉन्सेप्ट ये भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। अभी सबसे पहले बात करते हैं अकर्मक क्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि आप ट्रिक के माध्यम से किस तरह कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने ये लिखा है, यदि आपको क्या और किसको, ये दो शब्द हैं या ये दो क्वेश्चन कह सकते हैं। जब भी कोई वाक्य आपके सामने आता है क्रिया से रिलेटेड और अकर्मक और सकर्मक पूछा जाता है, तो आपने ये दोनों क्वेश्चन उस वाक्य से करने हैं, क्या और किसको। यदि इनका उत्तर आपको पॉजिटिव मिलता है, यानी कि इनका आंसर आपको मिल जाता है, तो हो जाएगी सकर्मक क्रिया। यदि नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया। कैसे, देखिए यहाँ पर ये है आपका, फिर पेन में थोड़ी सी डिस्टर्ब कर दें। सुरेश पत्र लिखता है। अब देखिए यहां पर करना है, सुरेश क्या कर रहा है, तो पत्र लिखता है। पत्र मतलब लिखने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, लिख रहा है। किसको लिख रहा है, तो पत्र को लिख रहा है। तो ये चीजें आपका आंसर पॉजिटिव में मिला तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी तरह यदि आपको इन दोनों का आंसर नहीं मिलता, क्या और किसको का उत्तर न मिले, तो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, बेटर आपके समझ में आ जाएगा। राकेश रोता है, तो यहां पर राकेश क्या कर रहा है, रो रहा है। लेकिन किसको, इसका आंसर आपको नहीं मिला, तो इसमें क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ज़्यादातर वाक्य जो 70% वाक्य हैं आप इस तरह निकाल सकते हो। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें ये फैक्ट नहीं लगता, वहां पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, और कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। सबसे पहले ये देख लीजिए, दो वाक्य मैंने लिखे हैं, इनमें क्या फैक्ट है। देखिए यहां पर है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो अब क्या बच्चे ज्यादातर क्या लगाएंगे, चिड़िया क्या कर रही हैं, भाई क्या का जवाब मिला, उड़ रही हैं। किसको, आकाश। लेकिन ये नहीं है, यहां जो है इस तरह का फैक्ट नहीं है, इसके अंदर जो है अकर्मक क्रिया है, ना कि सकर्मक क्रिया। क्या और किसके का आंसर इसमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसमें फैक्ट पड़ता है कर्ता और कर्म का। अब नीचे जो वाक्य लिखा हुआ है, यहां पर ज्यादातर बच्चे इसी ट्रिक को लगाएंगे जो मैंने बताया, क्या और क्या। राम क्या करता है, खाता है। किसको, आंसर नहीं मिला, तो एकदम लगाएंगे अकर्मक क्रिया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर सकर्मक क्रिया है। कैसे है, इस चीज को समझने वाले हैं हम अभी। देखिए यहां पर है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। जो मैंने कर्म के बारे में और कर्ता के बारे में शुरू में ही वीडियो के बताया था, उसका फैक्ट यहां पर पड़ने वाला है, वो चीजें आपको यहां समझ में आने वाली हैं। देखिए क्रिया का सीधा संबंध, यानी कि क्रिया का जो सीधा प्रभाव यदि कर्म पर पड़ता है। अब कर्म क्या था, देखिए जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, कर्ता के साथ जुड़ा हुआ था, कर्म पर पड़ता है, तो क्या हो जाएगी, यहां पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। या कर्म होने की संभावना, संभावना भी हो सकती है कर्म होने की, और करने का जो फैक्ट है वो सीधा का सीधा कर्म पर भी पड़ सकता है, या संभावनाएं भी हो सकती है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पर संभव हो कि कर्म होगा ही होगा, चाहे वो साइलेंट हो, दिखाई ना दे रहा हो, या लिखा हुआ ना हो। यहां पर आप देख सकते हो इस तरह, महेश समाचार पत्र पढ़ता है, तो इसे कैसे समझ सकते हो आप। देखिए महेश क्या है, करता है, मैंने शुरू में ही बताया था, करता है। समाचार जो पत्र है ये क्या है, कर्म है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, यहां से बताता हूं आपको। देखिए यहां से समझ पाओगे आप। महेश क्या है, इसमें करता है, और पढ़ना जो है ये क्रिया है, और समाचार पत्र क्या है, कर्म है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब देखिए जो पढ़ने का जो फैक्ट है ना, मैंने बताया
क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े। अभी मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूं और फिर समझाता हूं। पढ़ने का जो फैक्ट है वो सीधा का सीधा कर्म पर पढ़ना चाहिए, और इसमें कर्म क्या है, समाचार पत्र है। और पढ़ा किसको जा रहा है, समाचार पत्र को, ना कि महेश को। महेश पढ़ने वाला है, उसको पढ़ा नहीं जा रहा, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है जो उसे पढ़ रहे हो। पढ़ा किसको जा रहा है, तो समाचार पत्र को पढ़ा जा रहा है। दूसरा वाक्य यहां पर लिखा हुआ है, किसान फसल काटता है। अब आप इस वाक्य से और बेटर समझ पाओगे। देखिए इसके अंदर आप देख सकते हो, किसान जो है वो करता है, क्रिया क्या है, काटने की क्रिया हो रही है। कर्म क्या है, कर्म फसल है। तो यहां पर जो काटा जा रहा है, फसल को काटा जा रहा है, ना कि किसान को काटा जा रहा है। किसान काटने वाला है, उसको ऐसा नहीं कि उसको बीच में के काटा जा रहा है। क्रिया का फैक्ट पड़ रहा है फसल पर, ना कि किसान पर। तो जहां पर भी ऐसा मिले कि कर्म, तो मैंने अभी इसमें यही बताया कि कर्म पर यदि सीधा प्रभाव पड़ता है, क्रिया का, काम के करने का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और यदि कर्म पर नहीं पड़ेगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहां पर देखिए, यहां पर यह वाक्य लिखा हुआ है, राम खाता है। अब देखिए यहां पर कर्म होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। जब वाक्य में कहा गया है कि खाता है, तो कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा, चाहे वो फल खा रहा हो, चाहे अमरूद सेब या कुछ खाना खा रहा हो, तो कुछ तो जरूर खा रहा होगा। तो यहां कर्म होने की संभावना है, इसलिए इसके अंदर क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। बड़े आराम से आप कवर कर पाओगे किसी भी एग्जाम में, कितना ही हार्ड क्वेश्चन बना दे एग्जाम में। सेकंड नंबर पर देख लेते हैं अकर्मक क्रिया। अब यहां पर क्या है, वाक्य में जिन क्रियाओं के कार्य का फल, अब यहां पर वही है, कार्य का जो फल है वो सीधा इस बार कर्ता पर पड़ने वाला है। इससे पहले किस पर पड़ रहा था भाई, कर्म पर पड़ रहा था। इस बार किस पर पड़ने वाला है, कर्ता पर पड़ने वाला है। जैसे यहां पर देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, क्रिया क्या है, उड़ने की हो रही है। कौन उड़ रही हैं, तो चिड़िया उड़ रही हैं, ना कि आकाश। आकाश वहां का वही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। तो उड़ने की जो काम कर रहे हैं ना, तो वो कौन कर रही हैं, चिड़िया कर रही हैं। तो इस तरह से इस वाक्य में यही लिखा हुआ है, जो कार्य है उसका फल सीधा कर्ता पर। नीचे और वाक्य देख लेते हैं। देखिए इसमें है, यहाँ पर बच्चा रो रहा है। रोने की जो क्रिया हो रही है ना, वो किस पर हो रही है, बच्चे पर। बच्चा रो रहा है, तो क्रिया कौन कर रहा है, रोने की, बच्चा कर रहा है। जहां पर सीधा सीधा संबंध जो होगा क्रिया का वो कर्ता से होगा, तो आप बहुत आराम से लगा पाओगे, बहुत अच्छे से लगा पाओगे अकर्मक क्रिया। यहां पर मैं आपको ये दिखा देता हूं, उड़ रही हैं, ये क्या है, प्रभाव सीधा सीधा उड़ने का प्रभाव किस पर है, चिड़िया पर है। रो रहा है, कौन रो रहा है, बच्चा, यानी बच्चा करता है, इसमें चिड़िया करता है, तो कर्ता पर ही फैक्ट पड़ता है यदि क्रिया का, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को फिर एक बार दोबारा से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने लैंग्वेज बहुत आसान रखी है। आगे बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया। अब प्रयोग के आधार पर मैंने बताया था आपको 7 प्रकार होते हैं। अब 7 प्रकारों को कैसे समझ सकते हो आप, यदि एग्जामिनर क्वेश्चन बना भी देता है, हालांकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यदि बना भी देता है तो फिर आप कैसे कर पाओगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या है, जहाँ पर एक ही क्रिया हो, सिंपल क्रिया, सिंगल, पूरे वाक्य के अंदर एक ही क्रिया हुई हो। जैसे मोहन गया, रीता उठी, लोग भागे। तो यहाँ पर भागने की जो क्रिया है सिंगल है। अभी यहाँ पर संयुक्त क्रिया से आप इस क्रिया को बड़े आराम से समझ पाओगे। संयुक्त क्रिया क्या है, देखिए जहां पर 2 क्रिया एक साथ हुई हो। संयुक्त क्रिया में 2 क्रिया, मैं खाना खा चुका हूं, तो चुका हूं ये भी एक क्रिया है। खाना जो खा पी सो, ये भी क्या है, क्रिया है। तो यहां पर ऐसे कह सकते हैं, खा चुका हूं, जा रही है, जा चुका है, ये संयुक्त क्रिया, यानी 2 क्रिया एक साथ हुई हैं, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। और यदि क्रिया सिंगल है तो सामान्य क्रिया कहलाएगी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्या होता है, तो नाम धातु संज्ञा, सरनाम और विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं इन शब्दों से बनती हैं। संज्ञा सरनाम मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये चीजें भी आपके बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। संज्ञा से क्या होगा, बतियाना, बात से हो जाएगा बतियाना, शर्म से हो जाएगा शर्माना, फिल्म से हो जाएगा फिल्माना। तो फिल्म जो है ये संज्ञा शब्द है, शर्म भी संज्ञा शब्द है, बात भी संज्ञा शब्द है।
यदि बात में क्या जोड़ देंगे, ये शब्द जोड़ देंगे तो बतियाना बन जाएगा, बतियाना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। शर्म में आना जोड़ देंगे तो शर्माना हो जाएगा, उसी तरह फिल्म में आना जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिल्माना हो जाएगा। तो यदि संज्ञा शब्दों में हम इस तरह के शब्द जोड़ते हैं और वो क्रिया में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, नाम धातु क्रिया कहलाती है। सर्वनाम भी इसी तरह है। सर्वनाम ये अपना, मैं, तू, अपना, ठीक है, वह, यह, ये सब क्या थे, सर्वनाम थे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ही था। तो अपने में क्या हो जाएगा, अपनाना, इसके अंदर क्या जोड़ा जाएगा, ना जोड़ दिया जाएगा तो अपनाना हो जाएगा। इस तरह से आप लगा सकते हो। विशेषण देखिए, तोतला, तोतलापन, कालापन, भूरा, गोरा, ऊंचा, लंबा, झूठा, ये सब क्या है, विशेषताएं हैं। इसमें क्या जुड़ा है, ना जुड़ा है तो ये क्या बनेगी, क्रिया बनेगी। ऐसे ही भोगी, भोगी को भोगना बन जाएगा। तो इस तरह आप समझ पाए होंगे यहाँ पर नाम धातु क्रिया को भी। आगे चौथे नंबर पर बात करते हैं तो ये आ जाएगी प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसको कैसे समझ सकते हो, देखिए, कर्ता स्वयं कार्य न कर कर, अब सिंपल इसे छोड़ दीजिए, आप लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़िए। प्रेरणात्मक, जब भी किसी वाक्य के अंदर ऐसी प्रेरणा दी जाए कि कार्य खुद ना कर कर दूसरे को सलाह दी जाए या दूसरे से करवाया जाए या दूसरे को प्रेरणा दी जाए तो उसमें प्रेरणात्मक क्रिया होगी। जैसे लिखना से क्या हो जाएगा, लिखवाना, करना से क्या हो जाएगा, करवाना, धुलना से क्या हो जाएगा, धुलवाना। यहाँ पर आप वाक्य देख सकते हो इस तरह, अध्यापक छात्र से कविता लिखवाता है, पिता बच्चों से पानी मंगवाता है। तो यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। तो इस तरह जिन वाक्यों में इस तरह के शब्द होंगे वो प्रेरणात्मक क्रिया कहलाएगी। जो पांचवें नंबर पर आ जाती है, पांचवी आ जाती है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया कैसे होगी, देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं होंगी, एक खत्म होगी और दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। दादाजी दवा पीकर सो गए, तो एक तो पीकर सो गए, पीकर दवा पी है इन्होंने, पीने की क्रिया की है, और दूसरी सोने की, एक क्रिया खत्म की और दूसरी स्टार्ट हो गई। तो इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी। जैसे मैं प्रधानमंत्री से मिलकर, पहले तो मिला है, मिलने की क्रिया की है और फिर आया है। तो इस तरह जहाँ पर एक क्रिया खत्म होकर दूसरी स्टार्ट होगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। सहायक क्रिया की बात करें तो सहायक क्रिया को आप, मैंने पहले भी बताया था, बड़े आराम से पहचान सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं सीधा आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ पर रहा है, ये सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मैंने शुरू में ही बताया था। यहाँ पर है की बात करेंगे तो ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही है। यहाँ पर था की बात करेंगे तो ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही है, यानी कि सहायक क्रिया के रूप में। वह कल आया था, तो आने की तो क्रिया है और ये था जो लगा हुआ है ये हेल्पिंग यानी कि सहायता के लिए लगा हुआ है, तो सहायक क्रिया हो जाएगी। लास्ट जो आ जाती है अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। अब अनुकरणात्मक क्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पर दरअसल जो आवाजें होती है ना, ध्वनि जो होती है, ध्वनि का अनुकरण जहाँ पर भी मिलेगा आपको वहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है खटखट, खटखट से क्या बन जाएगा, खटखटाना या खटखटाहट। भिन भिन से क्या बन जाएगा, भिन भिनाना या भिन भिनाहट। तो ये सब क्रियाएं हैं जो अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती हैं। तो ऐसे शब्द यदि आपको मिलते हैं तो आप बड़े आराम से लगा पाओगे। लास्ट में बस 2-3 पॉइंट और देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है, जो व्याकरण में जो क्रिया है ये एक विकारी शब्द है। अभी विकारी शब्द भी हमने नहीं पढ़े हैं, हमारी क्लास नहीं हुई, यदि पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपकी। क्रिया के रूप से ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िए। क्रिया के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के लिंग वचन इनका पता लगता हो, लिंग वचन अभी नहीं हुए हमारे भी, लेकिन यदि लिंग वचन का पता लगता हो किससे, क्रिया से, तो आपने ये चीज समझनी है, क्रिया वो चीज है जो क्या बताती है वाक्य में लिंग और वचन के बारे में। लिंग क्या होता है, देखिए लिंग होता है पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग, मेल और फीमेल के बारे में भी क्रिया ही बताती है वाक्य में कि वाक्य फीमेल है या मेल है। वचन के बारे में भी क्रिया ही बताती है, भाई वाक्य एक वचन में है या बहुवचन में है। तो ये सब फैक्ट किसके पढ़ते हैं, क्रिया के पढ़ते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही रखना है ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर पाओ। अब यहाँ पर धातु की बात करते हैं, जो लास्ट शुरू में मैंने बताया था। आप चाहे इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हो, और यदि आपने तैयारी पूरी अच्छे से करनी है तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ के पूरा जाइए। धातु के भेदों की बात करें तो धातु के 2 भेद होते हैं, एक तो मूल धातु होता है और दूसरा यौगिक धातु होता है। मूल धातु कैसा होता है, जो स्वतंत्र होता है, जैसे यहाँ पर है जा, खा, पी, रह आदि।
इसमें किसी और चीज़ का योग नहीं होता, जाना भी खाना भी। अभी इसमें ना नहीं जुड़ा, सिंपल है, ये मूल धातु है। तो खा जा पी रह ये मूल धातु हैं। यौगिक धातु की बात करें जो योग से बनेगा, या तो उसमें प्रत्यय लगा होगा या खुद एक और उसके अंदर धातु लगा होगा, दो धातुओं के मेल से बना होगा, या विशेषण लगा होगा या संज्ञा लगी होगी। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वे यौगिक धातु कहलाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर देख सकते हो उठना, ठीक है ना, यहाँ पर उठवाना हो गया, यहाँ पर दिलाना, दिलाने से दिलवाना हो गया। तो ऐसे यहाँ पर देखिए दो धातु एक साथ आए हैं, रोना धोना, तो यौगिक धातु कहलाते हैं जहाँ पर भी दो यानी जोड़ होता है या दो शब्दों का मेल होता है और वो धातु के रूप में होता है, तो यहाँ पर यौगिक धातु हो जाएगा। बस इतना है और कुछ भी नहीं है। यदि आपसे पूछता है तो बता देना। वैसे तो इसके और भी भाग हैं, 4 भाग होते हैं, लेकिन वो हमने नहीं पढ़ने। बस इतना समझ लेना मूल धातु कौन सा है और यौगिक धातु कौन सा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और आप इन प्लेटफॉर्म पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और MCQ लेकर आऊँगा इस बार। सभी वीडियो का जितनी मैंने अब तक कराई हैं, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं इस बार एग्जाम में।